ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। न रोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद के इस गूढ़ रहस्य दर्शन और विज्ञान को हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ हम कर चुके हैं अष्टचक्र के संदर्भ में। चक्र का संबंध साधना से भी है, चक्र का संबंध स्वास्थ्य से भी है। इसीलिए यदि हम अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, अपने मन को ठीक रखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम रोगों से बचें, या हम साधना करना चाहते हैं, तो इन चक्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ज्ञान होगा, जब हमको पता होगा, तो ही हमारी प्रवृत्ति बनेगी। जब आपको इन चक्रों की विशेषताओं का, इन चक्रों के द्वारा जो हमारे मन शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का आपको बोध होगा, तो निश्चित रूप से आपके मन में ये भावना उठेगी कि ओहो, चक्र इतने महत्वपूर्ण चीज हैं, तो हम इनको जाने भी और इनको जान करके उनके जागरण के लिए हम उपाय भी करें। तो आज सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लोग कहते हैं कि ये चक्र कितने हैं, षट चक्र हैं या सप्त चक्र हैं या अष्ट चक्र हैं। तो इन विषयों में विविध तरह की मान्यताएं हैं, शंकाएं हैं। जबकि हमने बताया पहले भी अष्टचक्र नवद्वारा कह करके अथर्ववेद के अंदर में अष्ट चक्रों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान युग के जो आधुनिक बहुत अद्भुत जो योगी थे, योगी गोरखनाथ जी, उन्होंने भी गोरख बानी में अष्ट चक्रों का ही वर्णन किया है। वो कहते हैं, ए अष्ट कमल का जानो भेष, आप ही करता आप ही देख, इति अष्ट चक्र कथंत जति गोरखनाथ संपूर्ण। यानी अष्ट चक्र का भेदन के बाद मस्तिष्क में स्थित जो मनश्चक्र है, ललना चक्र है, बिंदु चक्र तथा सहस्रार चक्र, इन दोनों को चेतना प्राकट्य के दो उच्च केंद्र व शक्ति के ऊर्ध्व आधार केंद्र के रूप में माना गया है। इसीलिए हमको समझना होगा कि मुख्य चक्र यानी शक्ति केंद्र निश्चित रूप से 8 ही हैं।
और यह भी निर्विवाद हमको जानना होगा कि 8 चक्रों का जो ज्ञान से ही, उसके प्रयोग से ही साधना को, जो साधक है उसको अपनी साधना से अपनी शक्ति को मूलाधार से लेकर के, मूलाधार से जागृत कर करके सहस्रार तक पहुंचाएगा, तो वो रोग मुक्त भी हो सकेगा। विविध रोगों में भी योग साधना के द्वारा आप अपने निराकरण कर सकते हैं, तो साथ साथ में परमानंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं, आप अनुभूति भी कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम चर्चा करेंगे इन 8 चक्रों के विषय में। ये चक्र कहाँ स्थित होते हैं और ये चक्रों के द्वारा हम इन कौन कौन से रोगों से संबंधित हैं, कौन कौन से स्थानों से संबंधित हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मेरा निवेदन है आप ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र, यह चक्र मल द्वार और जननेंद्रिय के मध्य में, यानी कि उपस्थ और पायु के बीच में, जो मेरुदंड का जो मूल से भी जो नीचे का हिस्सा है, वहाँ यह स्थित माना गया है। और इसका संबंध है हमारी वृत्तियों से है, यानी कि वृत्तियां, जैसे कहते हैं ना, ये तो पार्श्विक वृत्तियां, यानी कि हालांकि जो यौन क्रियाएं हैं, इसको बहुत पवित्र कर्म भी माना गया है, संतति निर्माण के लिए, सृष्टि निर्माण के साथ में सृष्टि चलाने के लिए। परंतु जो मनुष्य संसार के अंदर देखा जाता है कि सबसे कठिन होता है काम वासना से मुक्ति होना, काम वासना से परे उठना। इसीलिए इसको कई बार कहते हैं कि अति काम वासना के लिए कहा जाता है, ये पार्श्विक वृत्ति से परिपूर्ण है, यानी कि मनुष्य को पार्श्विक वृत्ति से हट करके दैवीय चेतना का जो जागरण का प्रारंभ है वो यहीं से ही होता है। तो आप दैवीय चेतना को जागृत करना चाहते हैं तो मूलाधार से धीरे धीरे ध्यान करते समय जब हम बैठते हैं तो बैठते समय नीचे के भाग को आकुंचन यानी ऊपर की तरफ खींचते हुए आराम से जब बैठते हैं तो जो मूलाधार है वह आपका एक तरह से जागृत होने की तरफ बढ़ता है। तो बाकी हम और चर्चा करेंगे, अभी हम आपको मुख्य रूप से चक्र गिना रहे हैं। दूसरा चक्र है जिसको हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार फिर स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान जननेंद्रिय के ठीक पीछे, यानी कि जहाँ से रीढ़ की हड्डी का प्रारंभ होने लगता है, ये वहाँ पर स्थित है। ये अचेतन मन से संबंधित है, यानी कि जो हमारा अचेतन मन है, जो जननेंद्रिय के जो हमारे इसका जो संबंध है वो हमारे संतति निर्माण से या संतति के बनने से भी इसका संबंध है। इसका संबंध हमारे अचेतन मन से है। तीसरा चक्र है मूलाधार स्वाधिष्ठान, फिर तीसरा है मणिपुर। मणिपुर का जो स्थान है वह रीढ़ की हड्डी में, यानी कि नाभि जो हमारी ये मणिपुर है ना, ये मणिपुर ये नाभि के ठीक पीछे है। ये संपूर्ण पाचन क्रिया जो हम अभी पीछे हमने आपको बहुत समझाया, पाचन क्रिया क्या है, जठराग्नि क्या है, इनका संबंध क्या है, किस किस तरह की अग्नियां होती हैं, कैसे धातुएं काम करती हैं, तो उनका जो टोटल नियंत्रण का काम यहीं से होता है। यानी उस स्थूल शरीर का यदि हम बात करें तो पूरा चक्रव्यूह जहाँ से नियंत्रण होता है उसका नाम है मणिपुर चक्र। फिर चौथा चक्र है उसको बोलते हैं अनाहत चक्र। जो अनाहत चक्र है ये रीढ़ की हड्डी में एकदम, जो जैसे ये हृदय है, हृदय के दाईं तरफ जो ये जो मध्य में जो ऊर का मध्य स्थान है, जो बक्ष की जो जहाँ से रीढ़ की हड्डी का दोनों भाग बना होता है, तो बिल्कुल जो उसको बोलते हैं हम लोग बक्षीय कशेरु का कहते हैं संस्कृत में या आयुर्वेद में, उसके ठीक पीछे की तरफ एकदम स्पाइन के एकदम सेंटर में ये स्थित होता है। और ये क्या करता है, यह जो है आपका हृदय और फेफड़े को कंट्रोल करता है, श्वसन क्रिया को यह ठीक रखता है, रक्त परिसंचरण का पूरा जो प्रतिरक्षण तंत्र को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको नाड़ी तंत्र का नियंत्रक भी माना गया है। उसके बाद में जो पांचवा है, जब चौथे में आपने अनाहत चक्र की बात करी, तो जो पांचवा चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र गले के, यानी कि गड्ढे, ये जो विशुद्धि है ना, ये गला आप देख रहे हो, ये गड्ढे का ठीक पीछे, यानी कि जो थायराइड और पैराथायराइड की जो जहाँ पर है ग्लैंड्स, उसके ठीक पीछे की तरफ वो रीढ़ की हड्डी में स्थित है। तो इससे स्वर यंत्र है, शरीर वृद्धि है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी,
इन सब का जो नियंत्रण है, नियंत्रण ये हमारा विशुद्धि चक्र है वही करता है। तो ये छठा चक्र है जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या करता है, यह भ्रूमध्य में, भ्रूमध्य ये जैसा आप देख रहे हैं दोनों आंखों के भौहों के बीच में, नाक के जड़ में, यहाँ पर स्थित होता है। यहाँ से यहाँ का जो इसका संबंध है ये पीनियल ग्लैंड से है। पीनियल ग्लैंड को जो जहाँ से हमारी जो इच्छा शक्तियाँ होती हैं, जहाँ से प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसका संबंधित है। ये एक तरह से कहा जाता है कि यह भौतिक ज्ञान और विविध तरह की जो विद्याएं हैं, विज्ञान है, शास्त्र है, उनका यह केंद्र माना गया है। इसीलिए यह आपका ये आज्ञा चक्र है, इसको आप समझिए। सातवां चक्र है जो नॉर्मली जो 7 चक्र की बात करते हैं वो लोग इस 7वें चक्र की बात नहीं करते हैं। वो 7वां चक्र एक तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण चक्र है और संभवतः इसको थोड़ा गोपनीय रखने की दृष्टि से लोगों ने वर्णन बंद किया होगा। या किन कारण से किया होगा, इसको मनस चक्र कहते हैं, बिंदु या ललना चक्र कहते हैं। ललना चक्र, बिंदु चक्र, मनस चक्र के नाम पर जो जाना जाता है वो चक्र वस्तुतः यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है उससे थोड़ा सा ऊपर है। और इसका जो बिल्कुल पृष्ठभाग आप देखेंगे, ये चक्र हाइपोथैलेमस का जो स्थान है वहीं पर ही है। और हाइपोथैलेमस के साथ में स्थित होने की वजह से आप इसको समझिए, इसका जो कार्य है ना वो रहता तो इधर है और इसी मनस चक्र के स्थान पर ही मन की स्थिति मानी गई है, मन वहीं माना गया है। और इसीलिए इसका जो संबंध है वहीं से हाइपोथैलेमस से ही जो वेगास नर्व निकलते हैं वो जाकर के हृदय को कंट्रोल करते हैं। इसका काम जो हम कई बार इसको कहते हैं, जो हमारा अनाहत चक्र होता है ना, कई बार उस लोग हृदय चक्र भी बोलते हैं। वस्तुतः हृदय में चक्र इसलिए नहीं है क्योंकि हार्ट के साथ किसी चक्र का सीधा संबंध नहीं है। आप ध्यान रखिए, हाइपोथैलेमस में जो स्थित जो मेरा मनस चक्र है, जो शास्त्र में उल्लेखित मनस चक्र है, उसका ही काम है जो हृदय को कंट्रोलित करना, उसके साथ उसको कंट्रोल करना, उसके साथ संपर्क स्थापित करना और भावनाओं, विचारों को, संस्कारों को, जो मस्तिष्कीय जो स्राव हैं, जो हमारे लवण हैं, उनका निर्माण करना। यानी कि हम कह सकते हैं मन और भावनाओं का स्थान जो है वह मनस चक्र है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। और 8वां है जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं। यहाँ सभी तरह की जो आध्यात्मिक शक्तियों की संप्राप्ति या इसका संबंध मस्तिष्क से है, ज्ञान से है। ये चक्र जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है, उससे संबंधित है। यह पराविद्या यानी आध्यात्म विद्या का भी केंद्र है। तो इसीलिए इन 8 जो शक्ति केंद्र हैं उनमें स्थित जो ये ऊर्जा है, इस शरीर को, संपूर्ण शरीर को ऊर्जान्वित करता है, एनर्जाइज करता है, संतुलित करता है, बैलेंस करता है, एक्टिवेट करता है, क्रियाशील करता है। इसीलिए इन्हीं से हमारी जो शारीरिक, मानसिक विकारों और रोगों को दूर कर करके हम अंतर चेतना को जागृत करने के उपायों को ही योग कहा गया है। यानी कि ये कंट्रोल करते हैं, इनको जागृत करने के उपाय को योग कहा गया है। और जागृत करने से हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ही इसको हमने आयुर्वेद के साथ जोड़ा है। हालांकि इससे पहले किसी भी आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर में अष्टचक्र का न तो वर्णन है न तो कहीं जोड़ा गया है। इसीलिए ये पहला प्रयास है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का विज्ञान है। तो स्वास्थ्य का विज्ञान तो आयुर्वेद है। जितने भी शास्त्र के अंदर जहाँ स्वास्थ्य की बात की जाती है, वस्तुतः स्वास्थ्य के लिए ऋषियों ने एक विधा बना दिया कि उसका नाम आयुर्वेद रखा, जिसके द्वारा आयुषो वेद, आयु को जाना जाता। भाई इस योग से भी आयु को ही जाना जाता है, इसलिए यह भी आयुर्वेद है। योग वस्तुतः आयुर्वेद का ही एक अंग है, इसमें कोई किसी भी तरह से संशय नहीं है। इसलिए प्राचीन भारतीय परंपराओं में ये योग की विधाओं का जो वर्णन है उसको भी हमें आयुर्वेद से जोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि अब बहुत सारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं प्राणायाम की बात करते हैं, औषधियों के साथ में योगासन और प्राणायाम के साथ साथ में हमें ध्यान और ये जो अष्टचक्र हैं, पंचकोश हैं, इनमें वर्णित जो विधाएं हैं, विधियां हैं, उनको भी सीखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद का जो चिकित्सक होता है ना, वो एक योगी और साधक भी होना चाहिए उसको। तो अब हम चर्चा करेंगे कि अष्टचक्र और उनसे संबंधित जो स्थान है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मूलाधार चक्र जो है वह उसका जो नाम है, जिसको मूलाधार को रूट चक्र या
पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कॉक्सिक सेंटर भी हम कहते हैं। तो कॉक्सिक सेंटर जो है वह मूलाधार है। उसके साथ साथ में जो दूसरा है उसका जो स्थान है वह मेरुदंड का मूल है। और ये मेरुदंड का मूल है तो ये क्या क्या काम करता है इसको आप समझिए। ये उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, गुदा संबंधित कार्य, मूत्राशय संबंधित कार्य, या चक्र की सब कार्य को कंट्रोल करता है। और यदि चक्र सुसुप्त रह गया, यदि जागृत नहीं हुआ, या जिसका यदि जो उसके द्वारा फिर क्या क्या बीमारियां होती हैं, जितने भी मूत्र संबंधित विकार हैं, या वृक्क रोग हैं, अस्मरी हैं, या रतीज रोग हैं, जो सेक्सुअल जो डिजीज होते हैं, या जो हमारे हार्मोनल जो ग्लैंड्स के अंदर जो तंत्रगत उत्सर्जन जो तंत्र है, इन सब चीजों में प्रजनन तंत्र है, उसके अंदर इसके वजह से प्रभाव पड़ता है, इसकी वजह से उसके अंदर विकार आ जाते हैं। तो जब मूलाधार चक्र की जागृति होती है तो इनमें रोग होने की संभावना कम होती है। यदि उन अंगों में बीमारी भी हो जाए तो इसके द्वारा हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो भी रुग्ण होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि साधना करते हैं तो रोगी होने की संभावना काफ़ी निर्मूल होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विशेष कर करके जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, यदि हमारे कोई पूर्व जन्म कृत किसी कारण से यदि ऐसी बीमारी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो हम उनको तो पूरा ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब हम बात करेंगे मूलाधार के बाद में स्वादिष्ठान चक्र, इसको बोलते हैं सैक्रल और सेक्सुअल जो सेंटर है हमारा। तो उसके लिए आप इसको समझिए, जो सैक्रल जो सेक्सुअल सेंटर है उसका जो स्थान है वो नाभि के नीचे है। यानी कि जो हमारा जो प्रजनन तंत्र का जो विशेष कर के जो सेंटर है, जहाँ जितने भी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, या जिनका संबंध जहाँ पर भी जो हमारे संतति उत्पत्ति करने के जो साधन हैं वो इस चक्र से संबंधित है। जिससे यदि इसको सुषुप्त रहेगा, ये जागृत नहीं होगा, या इसमें कोई विकार होगा तो क्या होगा, बंधत्व की बीमारी होगी, या जननांग के रोग होंगे, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नपुंसकता होती हैं, या जितने भी आप समझ लो। यदि आप भोग, हालांकि योगी जो होता है उसको बहुत ज़्यादा भोग की रुचि नहीं होती है, पर यदि आप गृहस्थ हैं, भोग भी करना चाहते हैं, यदि अपने गृहस्थ जीवन को भी ठीक करना चाहते हैं तो भी आपको साधना करनी होगी। जब आपका जो है यह स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा तो आप जो अपने गृहस्थ जो धर्म है उसको भी सही ढंग से निभा पाएंगे। तो इसलिए फिर योग कर करके यदि संसार के भोग को ठीक भोग सकते हैं, हम भोग तो करना चाहते हैं पर बिना योग के भोग भी नहीं होता है। जो योगी है वही सही भोग भी कर सकता है, और वह संतुलित होगा, वह मर्यादित होगा, वह मर्यादा के अनुकूल होगा। तो ये इसीलिए जरूरी है। तीसरा जो हमारा है मणिपुर चक्र, इसको सोलर प्लेक्सस या हम कहते हैं लुम्बर सेंटर कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक और स्केलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो ये जो इसका जो स्थान है ना, ये जो सोलर प्लेक्सस है, जैसे हमने कहा कि ये एक तरह से हमारा ये नाभि से संबंधित है। ये जैसे कि पूरा जो हमारा पाचन प्रक्रिया है, जितने भी जो हमारे आमाशय है आते हैं, पाचन तंत्र है, लीवर, स्प्लीन, किडनी, और जितना भी जो डाइजेस्टिव जिसमें एंजाइम्स बनते हैं, जितना भी डाइजेशन संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब उससे संबंधित है। तो जब हमारा यह मणिपुर चक्र जब बहुत व्यवस्थित नहीं होता है, या मणिपुर चक्र जागृत नहीं होता है, या उसकी चक्र की शक्ति सुसुप्त स्थिति रहती है, तो ये सब तरह के जितने भी पाचन संबंधित रोग हैं, पावर की जो कमी है, ये सब भी इसी की वजह से होती हैं। तो इसीलिए इसको जो है ना, हमको जो पाचन तंत्र को रोकने के लिए, पाचन तंत्र के रोगों को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए, आग्नेयशिक ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए ये जरूरी है कि हम मणिपुर चक्र को ठीक करें। इसी तरह से अनाहत चक्र, कई लोग इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। वस्तुतः ये हार्ट चक्र नहीं है, ये हमारा ये कार्डिक प्लेक्सस के इसलिए कहा जाता है, पर ये विशेष कर करके इसका जो स्थान है, जैसे हमने कहा कि ये जो बक्षिकीय जो कशेरुका है उससे संबंधित जो अवयव क्रिया,
इसका संबंध यह हृदय से है, फेफड़ों से है और मध्य स्तनी का भी इसको कहा जाता है कि जैसे दोनों स्तन के जो मध्य में गड्ढा सा होता है वहाँ पर यह है। इसका काम है हमारे पूरे नाड़ी तंत्र को ठीक रखना, पूरे श्वसन तंत्र को ठीक रखना, हृदय को ठीक रखना। इसकी यदि गड़बड़ होने से जितने भी जो श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं या जो दूसरे जो रक्तगत जो विकार हैं वो होने लगते हैं। तो इसीलिए इसको रक्त के परिसंचरण के लिए श्वसन तंत्र को ठीक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पांचवा है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं सर्विकल जो सेंटर है जो थ्रोट के पास में है, यानी कि इसका जो अवटु और परा अवटु कहते हैं, थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं उससे संबंधित ये स्थान है जहाँ गले संबंधित बीमारी है, स्वर से संबंधित बीमारी है, चयापचय से संबंधित बीमारियां हैं, ताप के नियंत्रण है। ये जो चीज़ें हैं ये इसके सुसुप्त रहने से होती हैं। तो श्वास को रोग को, फेफड़ों को भी और अवटु ग्रंथि को यानी कि थायराइड को भी, जिसको घोंघा आदि कहते हैं, गलगंड की रोगों को भी, इनको करने के लिए यदि हम इनको रोगों से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हमारा जो पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र उसको ठीक करें। उसके बाद छठा है, जैसे हमने कहा इसको थर्ड आई भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यह अग्र मस्तिष्क का केंद्र है। इससे मस्तिष्क तथा उससे समस्त क्रियाएं, एकाग्रता, इच्छा शक्ति और इन सारी चीज़ों के लिए यह जो है यह कारण है। इससे यदि ठीक नहीं होता है तो जैसे मूर्छा होना, मृगी आदि का दौरे होना, मानसिक जो अवसाद होना, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह सब उसी की वजह से होता है, जो आज्ञा चक्र की वजह से। फिर उसके बाद में आता है मनस चक्र या बिंदु चक्र, जैसे हमने कहा कि इसको लोअर माइंड भी कहते हैं। ये इसके लिए ज़रूरी है कि यह इसका जो स्थान है, यह जो चेतक जो हाइपोथैलेमस से नीचे, यानी थैलेमस से थोड़ा सा नीचे है, तो इसको हाइपोथैलेमस वाली जगह माना जाता है। तो उसके अंदर इसका जो काम है मस्तिष्क, हृदय और सारे जो इंटरनल जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रण करना, रोग को, जैसे कि आवेग को, गुस्से को, नींद को, ये सारा कंट्रोल करता है। इस चक्र की जो है जब ये सुसुप्त हो रहता है, जागृत नहीं होता है, तो उससे जितने भी मानसिक जो विकार हैं, मानसिक बीमारियां हैं या नर्वस सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम है या हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की जो अलग अलग तरह की जो हमारी परेशानियां हैं, जो जिसका नर्वस सिस्टम और मानसिक से संबंधित रोग हैं वो होते हैं। तो हम आठवां चक्र जिसको सहस्रार कहा जाता है, जिसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं, इसके अंदर जो ये कपाल के नीचे माना जाता है, इसका जो स्थान है, इससे जो हमारी जो आत्मा है, संपूर्ण सूचनाओं का निर्माण है, दूसरे स्थानों का जो एक तरह से जितने भी सूचनाएं हैं दूसरे स्थानों पर उसको एक जगह पर लाने का जो कार्य है वो करता है। और इस चक्र जब यह जागृत नहीं होता है तो इसमें कहीं ना कहीं इसका संबंध हार्मोन्स से भी है। इसका जो संबंध है, इसकी जो हमारे पीयूष जो ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, उससे इसका संबंध है। तो इसको जो है जो हमारा केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है इसको ठीक रखने का काम, यानी कि यदि हम सहस्रार तक, एक तरह से कई लोग ये भी मानते हैं चक्र तो 7 हैं, 7 चक्रों को जागरण कर करके 8वां तो स्थिति है, वहाँ परमानंद की आप प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से स्थूल रूप से जितना मैं आपको समझा सकता था वो जोड़ने का, रोगों के साथ चक्रों को जोड़ करके कि किन रोगों से, किन स्थानों से चक्रों का संबंध है, किन रोगों से चक्रों का संबंध है और उन चक्रों के जागरण होने से हम किन किन रोगों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। और अब क्योंकि आपने जरूर इन अष्टचक्र और इनके कार्यों को समझा होगा, फिर हम आगे बात करेंगे इन्हीं अष्टचक्रों के विषय में और भी वैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से और भी हमारे जीवन के लिए आवश्यकता के हिसाब से। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए, फिर हम अगले एपिसोड में और भी नई विधाओं के साथ में, नए ज्ञान के साथ होंगे आपके बीच में। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा
सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।